जी आप बोलिए। धन्यवाद अतला और बहुत शुभाशीष तुमको। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का विशेष सहयोग लेकर हिंदी दिवस के अवसर पर नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में हिंदी की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर JB वैशंपायन जी, अभी मैं सुन रहा था इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना तिवारी जी, आयोजन समिति के अन्य सभी सदस्यगण डॉक्टर श्रीहरि त्रिपाठी, श्री नवीन चंद पटेल, डॉक्टर अमरीश सिंह, इस महाविद्यालय के सभी दक्ष शिक्षकगण शिक्षिकागण, इस प्लेटफॉर्म पर जो लोग भी आज के कार्यक्रम में संबद्ध हैं, ऐसे सभी महानुभाव जो प्रतिभाग कर रहे हैं अथवा जो सुन रहे हैं अथवा किसी भी रूप में जो आज के कार्यक्रम में संबद्ध हैं, ऐसे सभी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित है। अभी मैं सुन रहा था प्रोफेसर शैलेंद्र जी को, बहुत अच्छा बोल रहे थे, सारगर्भित भी, धारा प्रवाह भी बड़ा अच्छा लगा। और इसमें इस विश्वविद्यालय में हिंदी के सभी शिक्षक बहुत यशस्वी हैं, इनकी प्रतिभा के बारे में हम लोगों को बोध होता रहता है। और बहन होने के नाते ज़्यादा बोल गई असला मेरे बारे में। मैं भी आप ही लोगों की तरह एक सामान्य व्यक्ति और शिक्षकों में भी बहुत ज़्यादा साधारण शिक्षक रहा हूँ भी। अभी यह विषय शिक्षा नीति और हिंदी की प्रासंगिकता पर है। इसके पहले कि मैं आरंभ करूँ, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। वस्तुतः आज का दिन केवल हिंदी दिवस ही नहीं है, यह सभी भारतीय भाषाओं का दिवस है, क्योंकि सभी भारतीय भाषाएं सरस्वती की ही स्वरूप हैं और उन्हीं के कारण हैं, उन्हीं का बोध कराती हैं और उन्हीं के कारण हमें प्रज्ञा की शक्ति देती हैं, जिससे हम कुछ समझ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इनके बीच अर्थात सभी भाषाओं के बीच स्नेह, संवाद और सहयोग प्रत्येक की उन्नति का कारक है, हिंदी का भी और अन्य भारतीय भाषाओं का भी। आज का दिन हमें भाषाई चेतना जागृत करने का अवसर देता है। हम सब जानते हैं, भाषाई चेतना से ही राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है और राष्ट्रीय चेतना के जितने मूल तत्व हैं, कारक हैं, सब हिंदी में निहित हैं और भारतीय भाषाओं के साथ ही। इसलिए हम आज के दिन हिंदी का नमन करें, वंदन करें, स्तवन करें और निरंतर प्रयोग करते रहेंगे, इसके लिए वचनबद्ध भी हों। घर परिवार में भी, व्यवहार में भी, बाजार में भी, व्यापार में भी अथवा जहाँ कहीं भी रहें, हम हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी के प्रयोग में कोई संकोच ना करें। हमारी भाषा हमारी पहचान होती है। भाषा के कारण ही न केवल हमारी पहचान बनती है, अपितु हमें स्थान मिलता है और भाषा जितनी समृद्ध होती जाती है, उतना ही ज़्यादा हमें सम्मान मिलता जाता है। हिंदी हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, इसलिए हिंदी के लिए जितना भी हमसे हो पड़े हमें करना चाहिए। यह हिंदी ही हमारे उन्नयन का आधार है और हमारी राष्ट्रीयता का भी बोधक है। हम सभी ने पढ़ रखा है, सुन रखा है और हम में से कुछ लोगों ने देख रखा है कि स्वातंत्र आंदोलन में यह आंदोलन की भाषा रही, यह लोगों की प्रेरणा की भाषा रही और लोगों को जोड़ने की भाषा रही। इसीलिए गांधी जी इसके प्रति बहुत ज़्यादा आग्रही थे। पूरे स्वातंत्र आंदोलन में सबको एक साथ
समेटने की क्षमता इसमें रही है। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि हिंदी तो हृदय की भाषा है, हृदय को जोड़ती है, इसी से हृदय स्पंदित होता है, तरंगित होता है, उल्लसित होता है। ऐसे दिवस पर एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस वेबिनार का जो विषय है, इसका एक हिस्सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है, जिसके बारे में सम्यक प्रकाश प्रोफेसर शैलेंद्र जी ने डाला। उसके बारे में ज़्यादा नहीं, कुछ संकेत। हम सभी उच्च शिक्षा से संबंधित हैं और इसलिए शिक्षा नीति के बारे में हमें विशेष ध्यान रखना है। एक ऐसी शिक्षा नीति जिसमें भारतीय चिंतन परंपरा, ज्ञान परंपरा और बोध परंपरा की त्रिवेणी समाहित है। भविष्योन्मुखी, भविष्य साफ साफ उज्जवल हो, इसका विधान इसमें है, दिखे इसकी सामर्थ्य इसमें है, और निर्मित हो इसकी क्षमता इसमें निहित है। इसीलिए अपनी शिक्षा नीति को सुविचारित, सुव्यवस्थित, समेकित और सर्वसमावेशी शिक्षा नीति कहते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे गुण बताए हमारे शैलेंद्र जी ने, असला ने भी बताया। इसमें एक जो इस भाषा को लेकर के है वो हमारी सनातनता, सामयिकता और आधुनिकता, तीनों के बीच में इसमें सूत्रबद्धता है, और इस सूत्रबद्धता का आधार हमारी भाषा है, मूलतः हमारी हिंदी है। और इसीलिए इसके माध्यम से इसके जो 5 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं वह अपने लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। पहला, सर्वसुलभता, सब जगह इस शिक्षा नीति की, व्यवस्था की और संस्थानों की पहुंच हो सके, इसका विधान इसमें किया गया है। पहली बार श्रम की महत्ता इसमें स्वीकृत की गई है। दूरस्थ अंचल में रहने वाले लोग, कामगार, किसान, जो भी हों श्रम करने वाले, उनके पास तक शिक्षा की पहुंच की व्यवस्था की गई है, और उनकी शिक्षा तो उनकी भाषा, उनकी बोली में होनी चाहिए। इसीलिए भाषा पर विशेष ध्यान रखा गया है। सम रूप से सबके पास इसकी पहुंच हो, इसका विधान रखा गया है। विभेद मूलक नहीं है यह शिक्षा नीति। इसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि जीवन तो मूल्यों को लेकर चलता है, सहेजता है, समेटता है, और उसी के माध्यम से गति पकड़ता है और अंततः सद्गति की ओर पहुंचता है। इसलिए गुणवत्ता का बहुत ध्यान है। मूल्य ही गुण उत्पन्न करते हैं और गुण ही व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसलिए इसका विशेष इसमें ध्यान रखा गया है। एक आधार है वहनीयता, कि बहुत ज़्यादा सस्ती शिक्षा हो, अभिभावकों पर व्यय का बोझ ना पड़े, और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से सामान्य शिक्षा, उच्च शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा मिल सके, इसका विधान इस शिक्षा नीति में है। और उत्तरदायित्व निर्धारित है कि सभी, चाहे शिक्षण संस्थान हो, शिक्षक हों, शिक्षार्थी हों, शिक्षण संस्थान के अधिकारी हों, सबके ऊपर उत्तरदायित्व है। और साथ ही जो नियामक संस्थाएं हैं उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित है। इसलिए यह पूर्ण सोची समझी नीति है, जिसमें सभी के लिए स्थान है और सभी के ऊपर ध्यान है। ये 5 स्तंभ इस शिक्षा नीति को वैश्विक स्वरूप प्रदान करते हैं। इसीलिए मान्यता है कि शिक्षा नीति का स्वरूप वैश्विक है और इसकी आत्मा एकात्मक है, क्योंकि भारतीय चिंतन परंपरा इसमें है, बोध परंपरा इसमें है, ज्ञान परंपरा इसमें है, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के सारे मूल्य इसमें समाहित हैं। तभी मनुष्य मनुष्यता के उत्कर्ष पर पहुँचेगा, वह साधक, सिद्ध, सुजान और शुद्ध होने के क्रम में आगे बढ़ेगा, विशिष्टतम ज्ञान से परिपूर्ण होगा, जो हमारे यहाँ औपनिषदिक परंपरा रही है। वैश्विक इसलिए कि इसके अंदर ही जो हमारे यहाँ वैदिक सूत्र है, आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, जो आपके बीच में डॉक्टर मुन्ना तिवारी बैठे हैं और उसका इन्हें याद भी होगा, सभी दिशाओं से शुभ विचार आने दें। तो हम दुनिया में जहाँ कहीं भी अच्छा कुछ है उसे ग्रहण करें, साथ ही
क्योंकि कोई सड़क केवल एक ही तरफ नहीं आती, दूसरी तरफ भी जाती है। हमारे यहाँ के जितने शुभ और उच्च विचार हैं ये दुनिया में सर्वत्र पहुँचे, और यह हमारा संकल्प आरंभ से ही रहा है। महोपनिषद में लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चैत्या नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मेरा है या दूसरे का है, ऐसी सोच संकीर्ण बुद्धि वाले लोगों की है। लेकिन जो उदार चरित्र के लोग हैं, भारत भूमि के लोग, उनके लिए तो संपूर्ण धरा ही एक परिवार है। और इसीलिए हमारी शिक्षा नीति की सोच वैश्विक है। जहाँ पश्चिम पूरे संसार को एक बाजार मानता है, वहाँ हिंदुस्तान पूरे संसार को एक परिवार मानता है, और उसी दृष्टि से शिक्षा के भाव को आगे ले चलने का प्रयास इसमें निहित है। इस शिक्षा नीति में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शिक्षा का दर्शन और दूसरा शिक्षा का लक्ष्य। शिक्षा का दर्शन है हमारे देश में सनातन युग से ये मान्यता है, और एक ही वाक्य में वह दिखता है, विष्णु पुराण में ये, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वह है जो हमें वर्जनाओं से, संकीर्णताओं से और अभाव से मुक्त कर दे। इस शिक्षा नीति का यही दर्शन है कि हम परिपूर्ण बने, और इसका लक्ष्य है सर्वोन्नति, आत्मोन्नति से लेकर राष्ट्रोन्नति तक। हम स्वयं भी आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, और हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर बने हर प्रकार के संदर्भों के साथ। और इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा के माध्यम से, बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं शैलेंद्र जी, कि हम कौशल विकास पर ध्यान दें, पुनर्कौशल पर ध्यान दें, उन्नत कौशल पर ध्यान दें, नवाचार पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य हैं इस शिक्षा नीति के, वह अवश्य पूरे होंगे। इसलिए इसमें तत्व, तथ्य और जो रोजगार परकता, संसाधन और चेतना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। और इसके मूल में भी कहीं न कहीं हमारी भारतीय संस्कृति हमें प्रकाश देती है। विदुर नीति में उल्लेख आता है, धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा कि मेरे पास सब कुछ है। ये विशेष करके संदर्भ एम्प्लॉयबिलिटी या रोजगार परकता के संदर्भ में है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मेरे पास सब कुछ है, वैभव है, इतने पुत्र हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है, फिर भी सुख नहीं है, सुख के उपाय बताओ। विदुर ने 6 उपाय बताए, जिसका छठा उपाय हमारी शिक्षा नीति से है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। छठा सूत्र है कि विद्या वह है जिससे आजीविका के साधन मिले। तो इसलिए शिक्षा नीति में एम्प्लॉयबिलिटी या रोजगार परकता पर बहुत ज़्यादा बल है। संस्थाओं के लिए भी आवश्यक है कि वो अपनी तैयारी रखें, और इसलिए जो शिक्षण संस्थान हैं उनके भी धर्म और वहाँ विद्यार्थियों के आचरण भी निर्धारित हैं। पूछताछ होनी चाहिए, इंक्वायरी, जानकारी लेने का भाव होना चाहिए, खोज का भाव होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, परिचर्चा होनी चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं, और विश्लेषण की क्षमता होनी। ये सारी वृत्तियाँ शिक्षण संस्थान और स्टेक होल्डर जो उसके भागीदार हैं, जो उससे संबद्ध हैं, उनके लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में ढेर सारी व्यवस्था की गई है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है। स्नातक पाठ्यक्रम, आरंभिक माध्यमिक के बारे में हमारे शैलेंद्र जी ने बताया है। स्नातक स्तर पर 3 वर्ष या 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा। जो विद्यार्थी पहले वर्ष की शिक्षा करके जाएगा, प्राप्त करके, उसे सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी। जो 2 साल करेगा उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। जो 3 साल पढ़ के जाएगा उसे स्नातक की डिग्री मिलेगी, और प्रत्येक चरण पर उसे नौकरी का अवसर मिलेगा। इसीलिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का विधान कि विद्यार्थी के सामने विकल्प चयन की स्वतंत्रता होगी, जिसके बारे में अभी हम लोग सुन चुके हैं। साथ ही साथ अब उसके पास रोजगार चयन का भी विकल्प होगा। सर्टिफिकेट कोर्स के बाद अगर उसने कोई रोजगार किया, फिर मन में आया आगे और अच्छा करना है, डिप्लोमा कर लेगा, फिर बाद में मन में आया और अच्छा करें, स्नातक कर लेगा, और आगे का पथ प्रशस्त होगा।
इस अंतराल में अगर कोई विद्यार्थी 1 साल पढ़ के जाता है फिर लौटता है तो उसका क्रेडिट सुरक्षित रहेगा डिजी लॉकर में। इसके लिए एक शब्द है एकेडमिक क्रेडिट बैंक या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो कोई विद्यार्थी आएगा तो उसका अंतराल नहीं माना जाएगा, फिर आगे की शिक्षा वह ले सकेगा। जिन्हें आगे रिसर्च करना है या स्नातक करना है, जो 3 वर्षीय स्नातक करेंगे 1 वर्ष का 2 वर्ष का पीजी पाठ्यक्रम करना होगा। जो 4 वर्ष का पाठ्यक्रम किए रहेंगे स्नातक का, उन्हें 1 वर्ष और पढ़ना होगा और तत्पश्चात उन्हें सीधे शोध कार्य के लिए प्रवेश मिल जाएगा, वह रिसर्च स्कॉलर हो जाएंगे। लेकिन अनुसंधान भी गुणवत्तापरक होने चाहिए। अब विश्वविद्यालयों के लिए विशेष अभीष्ट है गुणवत्तापरक अर्थात तथ्यपरक, ज्ञानपरक, बोधपरक और विश्लेषण युक्त, जो ग्राह्य हो, उपादेय हो और सबके लिए अच्छा हो, मौलिक होना चाहिए। संदेश परक भी, ये सारी चीज़ें शोध को गुणवत्तापरक बनाती हैं, जिससे मानवता का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। जैसे हमारे यहाँ के ऋषि लोग करते थे अपने मंत्रों के माध्यम से, अब हमें वह शोध के माध्यम से करना है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो वैश्विक फलक पर महानायक के रूप में हैं, उन्होंने भारत के लिए जो आरंभ से कुछ शब्द चले उसमें एक शब्द उन्होंने जोड़ा। पहले जय जवान जय किसान अटल जी ने जोड़ा, जय विज्ञान और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें जोड़ा हुआ है जय अनुसंधान। तो अनुसंधान पर विशेष बल है और इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात इस शिक्षा नीति में की गई है। विद्यार्थियों के लिए भी विशेष जरूरी जिज्ञासु होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए और उसके अंदर संकल्प होना चाहिए। क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड कमिटमेंट, इसके माध्यम से ही वो लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। शिक्षण संस्थानों को नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए स्वयं को समर्थ करना है। इसके लिए 4 प्रकार की तैयारियां, रेडीनेस या सामर्थ्य चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा विकास हो। फैकल्टी रेडीनेस, आज की जो शिक्षा पद्धति है ब्लेंडेड मोड की, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो इसमें दक्षता होनी चाहिए, कंप्यूटर की दक्षता, इंटरनेट यूज की दक्षता, कंटेंट तैयार करने अपलोड करने की दक्षता, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने विद्यार्थियों से संवाद की दक्षता और फिर वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता, दक्षता, योग्यता होनी चाहिए। विद्यार्थियों में भी अब रेडीनेस होनी चाहिए, तैयारी क्या उन्हें करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, फिर अनुशासन के साथ जितनी सामग्री सुलभ है। अब तो सामग्री न केवल हमारे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुलभ है, अभी वैश्विक सामग्री जो दुनिया में कहीं भी पढ़ाया जाता है आज इंटरनेट पर उपलब्ध है, बच्चे उसे प्राप्त कर सकते हैं। और फिर पुस्तकालयों की भी तैयारी होनी चाहिए। ज्ञान के बहुत सारे कोर्स, ग्रंथ पुस्तकालयों में हैं। अब इंटरनेट का युग है, ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, इंटरनेट लाइब्रेरी भी है, ई लाइब्रेरी जिसे बोलते हैं। सब में कनेक्शन होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। इसके माध्यम से ही हम नई शिक्षा नीति को लागू कर सकते हैं और सब संस्थान अच्छे हो जाएं। जो विषय हमारे देश में अभी नहीं हैं, जिनकी आवश्यकता है, जिसके माध्यम से टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समन्वय होता है, तो हम उसे भी पढ़ाएं। तभी स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया का संकल्प पूरा होगा। और जो हमारे शिक्षा मंत्री जी निरंतर प्रोत्साहित करते हैं कि हमें शिक्षा के माध्यम से ही अभीष्ट की प्राप्ति करनी है। अब हम केवल दृष्टा भाव में न रहें, अब हम सृष्टा भाव में आएँ, कर्ता भाव में आएँ, तब हमारी शिक्षा नीति पूरी होगी, इसका लक्ष्य पूरा होगा। इसमें जो नामांकन के लिए संकल्प है 2035 तक उस शिक्षा में 50% करना, यह संकल्प पूरा होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि अब हम रणनीति बनाएं। सारे विश्वविद्यालयों ने आरंभ भी कर दिया है, नए पाठ्यक्रम भी तैयार हो रहे हैं, प्रवेश की नई विधाएँ भी आ गई हैं। इसके लिए हम रोड मैप तैयार करें, टाइमलाइन तैयार करें, फिर हम अपने संसाधनों पर ध्यान दें और क्रमशः संकल्पबद्ध होकर, कटिबद्ध होकर हम आगे बढ़ते जाएं, तो हमारी शिक्षा नीति के जितने लक्ष्य हैं वह अवश्य पूरे होंगे। इस शिक्षा नीति के माध्यम से ही समग्रता का बोध होगा और आने वाले दिनों में, क्योंकि आज का समाज ज्ञान समाज कहा जाता है, तो आने वाले दिनों में ज्ञान की दुनिया में भारत महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होगा। इस शिक्षा नीति में जो इस विषय का दूसरा हिस्सा है, हिंदी की प्रासंगिकता के संदर्भ में
इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को गौरव देने का विशेष प्रयास किया गया है। भारतीय भाषाओं के प्रति इतनी संवेदनशील शिक्षा नीति अभी तक हमारे देश में नहीं रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में कहा कि इसे भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें अतीत से आधुनिकता तक का समावेश है। हिंदी सहित सभी भाषाओं का भविष्य अब इसके माध्यम से निरंतर उज्जवल होगा, ऐसा स्पष्ट है और सबके लिए बहुत कुछ संभव है। पहले हम थोड़ी चर्चा हिंदी में कर लें। अभी आप लोग हिंदी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हिंदी का महत्व तो बहुत ज़्यादा है और इसका महत्व निरंतर बढ़ते रहना है। कारण कि आज इस देश में ही नहीं अपितु दुनिया में हिंदी संबंध, संपर्क, संवाद और सहकार की भाषा बन गई है। आप कहीं जाएं हिंदी में बोलें, अवश्य आपका काम चल जाएगा। जो हिंदी में नहीं भी बोलते हैं वो आपकी भाषा समझ लेंगे और फिर प्रत्युत्तर भाव में, संकेत में आपको देंगे। हिंदी अब आहार, आय, आजीविका और आवागमन की भाषा बन चुकी है। आप कहीं भी जाएं तो हिंदी अगर आपके पास आपकी मदद करने के लिए है, अर्थात आप अपनी भाषा के प्रति सतर्क हैं, सचेत हैं, जागृत हैं, तो आपको आहार की कठिनाई नहीं आएगी। आपकी बोलचाल वाले मिल ही जाएंगे। आय, अब पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा है कि जिसे आय बढ़ानी है और आजीविका प्राप्त करना है उसे हिंदी सीखनी पड़ेगी। इससे भी हिंदी का महत्व दृष्टिगोचर होता है। यह आवागमन की भी भाषा है। आप ट्रेन, प्लेन, टैक्सी, ट्रक, बस जिससे भी जाएं, हिंदी आपको अवश्य सुनाई दे जाएगी। हिंदी जानने वाले, बोलने वाले अवश्य मिल जाएंगे। इसलिए इन क्षेत्रों में आपको कोई कठिनाई नहीं मिलने वाली। ये विचार की भाषा है, व्यवहार की भाषा है, बाजार की भाषा है, व्यापार की भाषा है। सबके विचार तो मूल रूप से मातृभाषा में ही उत्पन्न होते हैं। चिंतन और मनन भी मातृभाषा में होता है। इसलिए अध्ययन और अध्यापन भी मातृभाषा में होना चाहिए। ये शिक्षा नीति का संकल्प है और शिक्षा नीति में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल है। अब दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिससे अगर आर्थिक संदर्भ में आगे बढ़ना हो, व्यापार करना हो, तो भारत से संबंध न रखना चाहे। और भारत से संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि उसे हिंदी आनी ही चाहिए। सारे देश हिंदुस्तान से संबंध बेहतर बनाने के लिए अब इस भाषिक आधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। दुनिया के अधिकतम विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी में अनुसंधान किए जा रहे हैं। यह परंपरा, पहचान, प्रकृति और परिवेश की भाषा है। जितनी भारत की परंपराएं हैं हिंदी में आपको मिल जाएंगी। कारण यह संस्कृत से सीधे निःसृत है, संस्कृत की तरह ही समुन्नत है। तो जो आर्ष परंपरा है वो आपको हिंदी में मिल जाएगी। और इसलिए इसमें हमारी सनातनता की पहचान है, बौद्धिकता की पहचान है, पारंपरिकता की पहचान है, समन्वयवादिता की पहचान है। तो यह पहचान की भाषा है। इसी से प्रकृति के भी दर्शन होने लगते हैं। प्रकृतिनिष्ठ, प्रकृति के जितने अवलंब हैं हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। इसीलिए इसे प्रकृति की भाषा कहते हैं। परिवेश की भाषा इसलिए कि हम जहाँ कहीं भी होते हैं एक परिवेश सृजित होता है और एक परिवेश हमें संभालता है। दोनों के बीच में हिंदी तंतु के रूप में दिखलाई देती है, सूत्र के रूप में दिखलाई देती है। इसीलिए इसे परिवेश की भी भाषा कहते हैं। यह सभ्यता, संस्कृति, सदाचार, सहयोग और समन्वय की भाषा है। आपको सब कुछ हिंदी में मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवहारिक भी है, व्याकरण सिद्ध भी है, विनीत भी है, लचर और गतिशील भी है। इसकी गतिशीलता का कारण ये सभी भाषाओं की गतिशीलता या प्रवाह के लिए आवश्यक है कि जितनी समकालीन भाषाएं हैं उनके उपयोगी शब्दों को स्वीकार किया जाए, और ऐसा हिंदी में होता रहा। इसीलिए हिंदी आज वैश्विक फलक पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है। और इसलिए हिंदी का किसी भाषा से बैर नहीं, सभी भाषाओं से इसका लगाव है और सभी के प्रति इसका समभाव है।
और इसीलिए इसकी मान्यता केवल राजभाषा की ही नहीं है, यह तो भारत की भाषा है, भारत भाषा है, ये भाव भाषा है। इसलिए और कोई बात इसमें राजनीतिक पक्ष नहीं आना चाहिए। हिंदी के विस्तार या प्रसार में केवल इसकी सामर्थ्य को समझ, शब्द सामर्थ्य, साहित्य और संप्रेषणीयता की दृष्टि से हिंदी का कोई जवाब नहीं है। ये एक वैश्विक भाषा है और दुनिया की प्रमुख भाषाओं के अवलंबियों में हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके विकास में बहुतों ने योगदान किया है। साहित्यकार तो सब बंद हैं, नमनीय हैं, नमन योग्य हैं। साथ ही जो कुशल कामगार हैं, जो इस देश से निकल के अकुशल कामगार हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, तकनीशियन हैं, चिकित्सक हैं, जो इस देश से निकलकर दुनिया के विभिन्न अंचलों में गए, उन्होंने इस भाषा को और ज़्यादा विस्तार दिया। मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, रेडियो हो, सबके माध्यम से विकास हुआ। चलचित्र हो, फिर जो विज्ञापन की दुनिया है, होटल हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा भूमिका है। आधुनिक तकनीक के जो साधन हैं, गूगल, नेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा बनाया। अब तो जो डिवाइसेज आ गए हैं, स्पीकिंग और टाइपिंग, इससे भी हिंदी के लिए बहुत अधिक सुविधा हुई है और लोग इसे समझने लगे। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी तो हमारी पहचान है और हिंदी के कारण ही हमारा गौरव है और हिंदी के कारण ही हमारी प्रगति है। भारतीय शिक्षा नीति जो इस समय हम लोगों के साथ है, हम लोगों के पास है, संबल के रूप में, पाथेय के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, उसमें मातृभाषाओं की शिक्षा की भाषा के रूप में विशेष स्थान दिया गया है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उसके बाद इंटरमीडिएट तक समझ का विकास और विस्तार तो मातृभाषा में होता है, ऐसी सबकी मान्यता है। मातृभाषा जिसे हमारी माँ बोलती है, हमारे परिवार में बोला जाता है, हमारे आसपास बोला जाता है, समझा जाता है। और ऐसी मातृभाषा जो मातृबोली से समृद्ध है, वह बोली जिसे पढ़ा हुआ भी बोलता है, बिना पढ़ा हुआ भी बोलता है, इससे समृद्ध होती है मातृभाषा। इसलिए मातृभाषा में अक्षर, अंक, भाषा, भाव, विषय का बोध कराने का विधान पहली बार शिक्षा नीति में किया गया है। और इसमें संस्कृत पर भी विशेष आग्रह है। त्रिभाषा सूत्र इसमें दिया गया है कि अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त दो और भी भाषाएं सीखें। इस देश की और बहुत सारी भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत समृद्ध हैं, उनके साथ हमारा परिचय होना चाहिए। और उस परिचय होने के कारण जब हम भ्रमण करेंगे तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, इसकी पहुंच और जगह तक होगी। जो हमारी मान्यताएं हैं, सामाजिक सरोकार हैं, इनकी पहुंच भारतीय होगी और हम विशद भारतीय समाज को समझ सकेंगे और उनके बीच में अपनापन का जो अभेद भाव है वो और विकसित कर सकेंगे। इसलिए भाषा पर, मातृभाषा पर बहुत ज़्यादा बल है और विशेष करके हिंदी। हम सब जानते हैं कि हिंदी के माध्यम से, अभी मैं बता रहा था आप लोगों को कि अब कहीं आय, आजीविका और आवागमन के मार्ग में बाधा नहीं आने वाली। कोविड-19 के फेज़ में हमारे बहुत सारे भाई बहन, माता पिता, चाचा, सगे संबंधी जो इस देश में और दुनिया के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, कोविड-19 के प्रकोप के कारण सबको वापस आना पड़ा। इसलिए अब जरूरी है कि हम आंचलिक स्तर पर ही जो संसाधन हैं उनसे MSME, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग स्थापित करें। कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय बोलचाल की भाषा में एक हमारे पास बहुत अच्छी तकनीक है जिसे जुगाड़ तकनीक कहते हैं, उसको लेकर के फिर भारत सरकार की तरफ से, प्रांतीय सरकारों की तरफ से सहयोग मिलेगा। हम छोटे छोटे उद्योग बनाएं, जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको लेकर के आगे चलें, स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित करें। इसमें भी भाषा की भूमिका है। इन सबको हमें निरंतर ध्यान रखना है। इस शिक्षा नीति में यह विधान किया गया है कि योग्य शैक्षिक समूह तैयार करें। इसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण भी इसी भाषा में होगा। वस्तुतः हिंदी भाषा संस्कृति की उद्घोषक भाषा कही जाती है
इसलिए आगे अब इसमें पाठ्य पुस्तकों की रचना, अनुवाद की व्यवस्था, अनुदान जो तमाम बातें हैं जिनकी वजह से विकास होना है, ट्रांसलेशन करना है, इसके लिए भी संस्थान अब बनेंगे और इस पर ध्यान दिया है। सांस्कृतिक धरोहरों के संदर्भ में, भवन निर्माण, स्थापत्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में हिंदी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि कुशल, अकुशल, दक्ष और अदक्ष, स्थापत्य में निपुण अभियंता और जो मार्केटिंग सिस्टम है इसमें लगे हुए लोग, सबको हिंदी आती है। इसलिए अब जो हमारी परंपराएं, मान्यताएं स्थानीय बोलियों में थी, उसे भाषा में ला करके और समृद्ध करके उसका अनुवाद करके, अनुवाद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाकर और राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम अब भाषा के माध्यम से ही किया जाएगा। इस नई शिक्षा नीति में लुप्त प्राय भाषाओं के ऊपर भी बल है। बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी बोलियां लुप्त होने के कगार पर हैं, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में अब पुनः उन्हें जीवन शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में हिंदी की भूमिका होगी, क्योंकि सभी भाषाओं के लिए यह संपर्क भाषा का काम करेगी, बोलियों के बीच में संपर्क भाषा का काम करेगी। इसलिए नई शिक्षा नीति में 8वीं सूची की भाषाओं को माध्यम भाषा का दर्जा दिया गया है और ये भाषाएं एक दूसरे से अधिक निकट आएंगी और इससे भी हिंदी का महत्व निरंतर बढ़ता जाएगा। हिंदी में ही भारत विद्या, भारतीय संस्कृति और मूल्य बोध का विधान है और इसी में भी सारे विद्वानों के विचार संकलित हैं और इनकी पुस्तकों में उद्घाटित हैं। अब इसे और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। यह भी ध्यान रखा गया है कि मातृभाषा में जब पढ़ाई होगी तो जो ड्रॉप आउट केसेज हैं विद्यार्थियों के, भाषा की कठिनाई के कारण इनकी संख्या निरंतर कम होती चली जाएगी और इस तरह हम उन ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे भाषा के माध्यम से जिसका लक्ष्य लेकर यह शिक्षा नीति चल रही है और जिसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। हम लोग जानते हैं बिना उसके बहुत कुछ कर नहीं सकते। भाषा, जैसा मैंने कहा, पहचान है, भाषा हमारा परिचय है और भाषा ही हमारे लिए आधार है। अब हमें विचार करना चाहिए कि हर भाषा की अपनी एक भाव भंगिमा होती है, हर भाषा का अपना एक भावबोध होता है और हर भाषा की एक मुद्रा होती है। भावबोध, भाव भंगिमा और मुद्रा की दृष्टि से हिंदी दुनिया की सर्वाधिक समुन्नत भाषा है। अब इसकी 3 भूमिकाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। पहला, हिंदी की बोलियों के बीच इसकी भूमिका संपर्क भाषा की है, इसलिए बोलियां इसके साथ मिलकर मुख्य धारा में मिलें और सागर का हिस्सा बनें। भारतीय भाषाओं के बीच में भी इसे संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वाह करना है। फलतः कोई भी भारतीय भाषा अपने को कमतर नहीं मानेगी और भाषा के बीच जो राजनीति है इसके लिए स्थान नहीं रह जाएगा, तो यह संपर्क भाषा के रूप में काम करेगी। तो निश्चित रूप से ऐसा होगा और अंततः इसकी भूमिका है कि वैश्विक स्तर पर एक सर्वमान्य भाषा के रूप में स्थापित होना, यह भी हिंदी के ही माध्यम से होना है। हमारे सारे विचार, व्यवहार और हमारी जो प्रगति होनी है वो हिंदी के माध्यम से दुनिया के फलक पर पहुंचेगी और ऐसा करने से ही हिंदुस्तान की महत्ता जो क्रमशः बढ़ती चली जा रही है, ज्ञान की दुनिया का महानतम राष्ट्र हिंदुस्तान बनेगा। इसके लिए हमें ज़रूरी है हम अपने भाषा के प्रति आग्रह रखें और सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करें, सबके बीच समन्वय करने की कोशिश करें। ऐसा करने से ही जो शिक्षा नीति का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, उसे हम अवश्य प्राप्त करेंगे। आत्मनिर्भरता, प्रगति और पहुंच, सबके मार्ग शिक्षण संस्थानों से निकलते हैं। हम सभी उच्च शिक्षण संस्थान से संबंधित हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करेंगे, फलतः जिससे हिंदुस्तान आने वाले दिनों में ज्ञान की दुनिया की महानतम शक्ति बनेगा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।